मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक ना। बहुत डिटेल से पढ़ा था हम लोगों ने, और कुछ कंपटीशन सेक्शन में जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको भी क्या किया था, देख लिया था। आज हम लोग का जो पढ़ना है कैटलिस्ट एंड एंजाइम के बारे में, ठीक ना। एक टॉपिक है जो 2 से 3 लेक्चर चलेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हेडिंग हम लोग, ठीक ना। हेडिंग लिखिएगा, मेन हेडिंग लिखिएगा कैटलिस्ट एंड एंजाइम, है ना। ये मेन हेडिंग है कैटलिस्ट एंड एंजाइम के बारे में। और इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो डील करेंगे वो होगा मेरा कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट क्या होता है। हिंदी में कैटलिस्ट को उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, है ना। कैटलिस्ट करता क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। कैटलिस्ट करता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा, मतलब बदल देगा, है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अल्टर करने का मतलब ये होता है कि या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। जनरली कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का क्या मतलब है जरा समझेंगे। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, बी हमारा भी क्या है, कोई रिएक्टेंट है, और यहां पर क्या किया कि कोई प्रोडक्ट बनाता है सी प्लस, क्या बनाता है, डी बनाता है। और इस रिएक्टेंट को कंप्लीटली प्रोडक्ट में बनने के लिए कहता है कि जो टाइम जो लेता है कितना, ये 30 मिनट के आसपास टाइम ले लेता है। कितना लेता है, 30 मिनट के आसपास टाइम ले लेता है। कब, जब ये रिएक्शन जो है ये विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है, विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है, यानी कि विदाउट कैटलिस्ट का मतलब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो टाइम कितना लिया, 30 मिनट लिया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाए या प्रोडक्ट हो जाए बटा में कितना टाइम हो जाए। यानी कि टाइम अगर ज्यादा लगेगा इसका मतलब कि रेट, टाइम अगर ज्यादा लगता है इसका मतलब कि क्या है, रेट उसका क्या है, कम है। तो कैटलिस्ट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। कह रहा है कि एक एग्जांपल के तौर पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेकर के हम लोगों ने डील किया कि यहाँ पर क्या है कि ए और प्लस बी हमारे रिएक्टेंट है ना। और जब कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया, विदाउट कैटलिस्ट, तो मालूम चला कि ये प्रोडक्ट को बनने के लिए 30 मिनट का समय ले लिया। लेकिन सेम रिएक्शन को हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। क्या किया, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया और सी प्लस डी बन गया। और यहाँ पर जो टाइम जो गेन किया कितना, 5 मिनट। यानी कि विदाउट कैटलिस्ट में, बिना कैटलिस्ट के इस्तेमाल में अगर रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं तो कहता है कि ये रिएक्शन 30 मिनट में जाकर ये कंप्लीट करता है। जबकि कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कहता है कि ये रिएक्शन मात्र 5 मिनट में ही क्या कर जाता है, कंप्लीट कर जाता है। मतलब कैटलिस्ट ने किया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, एक्सीलरेट कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता भी है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया। 2 तरह के कैटलिस्ट दिखाया जाएगा इसमें। एक होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। तो आखिर ये रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, बढ़ता है कैटलिस्ट के साथ में, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है, क्या है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में सिंपल सा बात है कि जितना भी मान लो कि ये रिएक्टेंट है और ये बना आपका प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड हमारा टूटेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे इंटायर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। केमिकल काइनेटिक्स में इसको डिटेल पढ़ना है, ठीक ना। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम प्लॉट किए, क्या करता है ये
कि ये देख लो, मान लो कि यहाँ पर इस तरह से ग्राफ मैंने बना दिया, इस तरह समझिए बात को, और यहाँ पर मान लो कि इस पॉइंट पर क्या है, मेरा कोई रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है यहाँ पर, है ना। अब होता क्या है कि ये रिएक्टेंट यहाँ से आकर के यहाँ पर तुम्हारा इस पॉइंट पर क्या बना दिया, तुम्हारा प्रोडक्ट बना दिया, पी बना दिया। ये हमारा क्या है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, माने रिएक्शन को हम लोग इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। यहां पर जो एनर्जी होता है, इस एनर्जी को बोलते हैं रिएक्टेंट का एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी बोलेंगे इसको, है ना। ये क्या होगा, एनर्जी अपने रिएक्टेंट का होता है ना। अब कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्टेंट को यहां से लेकर के यहां तक का एनर्जी जाना पड़ेगा। कंसेप्ट बोलता है, आगे पढ़ेंगे, आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, कि जब कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो कहता है कि उस रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। यहां से लेकर के यहां तक के एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इतना एनर्जी में ये कंडीशन हो गया कि अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर यहां से लेकर के अगर यहां तक पहुंचता है, तभी जाकर के वो क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इतना में से इतना एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है ना। अब इस रिएक्टेंट को यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। आई बसन में, यहां से लेकर के यहां तक को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहां से लेकर के यहां तक को बोलते हैं एनर्जी बैरियर, जिसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। तो कोई भी रिएक्टेंट है, यही रिएक्टेंट है, और इसको प्रोडक्ट बनाना है, तो इतना एनर्जी तो इसके पास है, रिएक्टेंट का अपना एनर्जी हो गया। अब इसको भाई प्रोडक्ट में तब्दील करना है, तो इस रिएक्टेंट को यहां से लेकर के यहां तक इसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इस पॉइंट को, इस टिपिकल पॉइंट को, टिप पॉइंट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। क्या बोलता है, ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। मतलब अगर रिएक्टेंट यहां तक पहुंचता है तो इस पोजीशन पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफर होने का चांस रहता है। जैसे यहां तक पहुंचा, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, टिप लेवल पर जी, और तुरंत ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट की मेंशन करेंगे, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ताजा ताजा होगा, और यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी। तो धीरे 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 और आता है, एनर्जी कम होता है, और जैसे ही एनर्जी कम होगा क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे खाना अगर बनता है तो पूरा गरम गरम खाना आप डायरेक्टली मुंह में नहीं ले सकते हो, नहीं खा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका शरीर जल जाएगा, मुंह जल जाएंगे। थोड़ा देर ठंडा होता है तो आप खाना खाते, क्यों, क्योंकि ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर हमने क्या किया कि ये रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट बनना है, तो इस रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस एनर्जी बैरियर को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है यहाँ पर, सोचो। कैटलिस्ट, ये हमने माना कि ये जो केस है तुमको विदाउट कैटलिस्ट है, क्या है, ये विदाउट कैटलिस्ट के रूप में ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कैटलिस्ट इस्तेमाल कर दिया, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, ये यहीं पर जाकर ऐसे प्रोडक्ट बना देगा। मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट ने किया क्या, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट को हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन, ये क्या बोलेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अब इसने क्या किया, कैटलिस्ट जब विदाउट कैटलिस्ट था तो रिएक्टेंट को इतना दूर जाना पड़ा, इतना दूर जाने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब जब कैटलिस्ट हमने जब इस्तेमाल कर दिया, तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करने के बाद ये बैरियर को कम कर दिया, अब रिएक्टेंट को मात्र इतना ही दूर में जाकर के प्रोडक्ट बना देगा। यानी कि क्या किया कि इस एक्टिवेशन एनर्जी जो इतना था, उस एक्टिवेशन एनर्जी को इतना फैला दिया ताकि रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कम समय को लेकर के। तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कैटलिस्ट करता क्या है, जब रेट ऑफ रिएक्शन को जब एक्सेलरेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इसके पीछे रीजन ये हुआ कि कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करने के लिए, आपस में रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको एक लालच दिया, जैसे आप घर पर हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं,
और मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है ना, आप क्या करो, पढ़ नहीं रहो। मैंने बोला कि आपको मैं चॉकलेट दूंगा अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप चॉकलेट के नाम पर क्या करोगे, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो चॉकलेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। आई बात समझ में, आपको लगे कह रहे पढ़ेंगे तो चॉकलेट मिलेगा, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है ना, मतलब कि बोलता रहता है कि चलो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम ये कर लो, है ना। तो कैटलिस्ट बाहरी सबस्टांस है, एक फॉरेन का सबस्टांस है। फॉरेन का सबस्टांस मतलब यहाँ पर विदेशी सवाल नहीं समझेंगे। फॉरेन का सबस्टांस का मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सी प्लस डी बन रहा है, तो कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट को प्रभावित करता है ना प्रोडक्ट को प्रभावित करेगा। ये बाहर से कोई सबस्टांस होता है जो आता है और इस रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलिस्ट बोलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट के कंपोजिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि ये X जो है मेरा कोई कैटलिस्ट है और इसका अमाउंट मान लो कि 5 मिलीग्राम है, क्या है 5 मिली, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका अमाउंट कितना है 5 मिलीग्राम। तो ऐसा नहीं है कि अगर कैटलिस्ट का रिएक्शन में इस्तेमाल कर दिया जाए तो रिएक्शन जब खत्म हो जाएगा तो कैटलिस्ट का मास घट जाएगा या कैटलिस्ट का मास बढ़ जाएगा या कैटलिस्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर जाएगा, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करके और निकल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, ठीक ना। रेट ऑफ रिएक्शन को अल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है कि कैटलिस्ट कभी भी अपने आप को ना तो क्वांटिटी में चेंज करता है और न ही अपनी क्वालिटी में चेंज करता है और न ही अपने कंपोजिशन में चेंज करता है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ओवरऑल कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, अल्टर करेगा। किसकी वजह से, एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर कर देता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। रेट ऑफ रिएक्शन को तब बढ़ाएगा जब एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को यहां से लेकर के कम कर देगा। और निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ लिखे हुए प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले कैटलिस्ट का डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट को लिख लेना है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग लिखते हैं पहले कैटलिस्ट का डिफिनीशन। उत्प्रेरक यार कैटलिस्ट, जैसे सिंपल सा बात समझिए ना। मान लीजिए कि आप जैसे हैं, जैसे कि आजकल इंडिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है ना, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे को मोटिवेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि संदीप महेश्वरी है जो स्टूडेंट को क्या करता है, मतलब जनरली यूथ को क्या करता है, उनको कैरियर के प्रति, उनके पढ़ाई लिखाई के प्रति मोटिवेट करता है ना। तो क्या होगा, जैसे कि आप कभी देखे होंगे कोई मोटिवेशनल वीडियो या क्लिप देख रहे हो तो आपको उस समय लगेगा अरे साला हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस समय मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, स्पीच सुन करके जब घर पे पहुंचते हो तो 2 घंटा पढ़ते हो, है ना, तो आपको 4 घंटा पढ़ने की आदत हो जाएगी। 2-4 दिन पूरा एनर्जी से लवरेज रहिएगा, है ना, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आपको कार्य करने की क्षमता। उन्हें क्या किया, मोटिवेशनल स्पीकर ने सिर्फ अपना आकर के एक भाषण दिया, ऐसे कर लेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप एक्टिव हो जाओगे और उस काम को ज्यादा से ज्यादा करोगे। बस ऐसा नहीं है कि वो आकर के पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं कि संदीप महेश्वरी आके आके टेबल पर पढ़ाई करेगा तो आप ही करोगे, नहीं। वो बस अपना बोला और उसकी वजह से जो आप में चेंज हुआ उसी को बोला जाएगा क्या, कैटलिस्ट बोला जाएगा। क्लियर है। तो लिखेंगे, देखो कैटलिस्ट को सबसे पहले 1835 ईस्वी में एक ब्राजीलियन साइंटिस्ट थे, बर्जेलियस, है ना, उन्होंने ही क्या किया था कि कैटलिस्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था कि कैटलिस्ट एक फॉरेन सबस्टेंसेज है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, विदाउट एनी चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी देमसेल्फ। लिख लेंगे यहां पर, लिखिएगा कि it is the foreign substance, foreign substance
विच अल्टर का मतलब बदलना, ठीक ना, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में आर के पावर एन कर दिया है, रेट ऑफ अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी चेंज itself by qualitatively comma, बस इतना कर दो, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली ठीक ना, इज कॉल्ड कैटलिस्ट, इज कॉल्ड क्या बाबा, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक ना, इसके बाद क्या करोगे, कैटलिस्ट के प्रॉपर्टीज को लिख लीजिएगा। अब प्रॉपर्टीज भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ क्या होता है प्रॉपर्टीज, देख लो। कैटलिस्ट क्या कहता है कि यूज्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर, ठीक ना। इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने अभी बताया कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेगा तो लो करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रहता है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। जनरली कैटलिस्ट का इस्तेमाल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा कौन, पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। 90% से ज्यादा केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाया जाता है कैटलिस्ट के इस्तेमाल करने से, ठीक है। इट डज नॉट इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि केमिकल कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ पर लिखा हुआ कि इट डज नॉट इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, शुरुआत करना, एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि कैटलिस्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरुआत नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें कि जैसे होता है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना हम ही को है ना, हम पढ़ रहे हैं अपने स्पीड से पढ़ रहे हैं जितना मेरा स्पीड है, और हमको पढ़ाई तेज करना है तो उधर समय आया बोले करे जल्दी जल्दी करो, ठीक ना, जल्दी करो, घर जाना है चाहे यहाँ जाना है, तो तुम्हारा स्पीड क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो वहां पर क्या करता है कि कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को शुरुआत नहीं करेगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने आप केमिकल रिएक्शन को एक खास टेम्परेचर पर, एक खास प्रेशर पर शुरुआत करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है आएगा तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। इसीलिए इट डज नॉट इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन। फिर कहता है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, पढ़े हैं, है ना। डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, यानी कि जितने भी डेल्टा एच हैं, डेल्टा एस यानी कि डेल्टा जी है, यानी कि एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स एनर्जी पे कोई भी कैटलिस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कैटलिस्ट इनको, इन तीनों टर्म्स को चेंज नहीं कर सकता है। फिर कहता है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि अगर 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया और 10 ग्राम प्रोडक्ट अगर बन रहा है, चाहे मान लो कि यहाँ पर ऐसे कहने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ए है प्लस बी है ना, अब बनता है सी प्लस डी, तो मान लो कि इसका 2 ग्राम है, इसका 3 ग्राम है, इसका 3 ग्राम, इसका 2 ग्राम, मान लो कि प्रोडक्ट बना, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट आ जाएगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जितना क्वांटिटी हम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लेंगे उतना ही, जितना बनाना है उतना ही बनेगा, है ना। बस आपको क्या होगा, ये मतलब कि रेट उसका क्या कर देगा, बढ़ा देगा, रेट उसको क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, ठीक ना। हो गया। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसके बाद क्या करता है कि इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, ठीक ना, बट इट अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेरी क्विकली, है ना। इसको याद रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपको नीट में पूछ चुका है, नीट 2017 में ना, कि क्या करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करता है, एक चैप्टर है हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो सिर्फ आप इतना समझिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक प्रकार का कांस्टेंट है ना, जिस कांस्टेंट पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता है, इक्वल हो जाता है, उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने के बाद क्या करता है कि मतलब सोचता है कि रिएक्शन जितना जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करता है, नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट लेकिन वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को बहुत जल्दी से अचीव कर रहा है। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल टाइप का, और अगर कोई रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए सिर्फ अलग से एक कैटलिस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन को 10 कैटलिस्ट लगा करके और एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैटलिस्ट चेंज कीजिएगा तो प्रोडक्ट का नेचर भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। आई बात समझ में? कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर होगा, मतलब कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि सब बहुत 10 रिएक्शन है और एक ही कैटलिस्ट काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, कहता है कि इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने लिखवा दिया यहाँ पर, जो पहले बात बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। तो लड़का पूछेगा कि सर एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने से क्या फायदा, तो एक्टिवेशन एनर्जी जब लो करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ जाएगा। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो कैटलिस्ट के माध्यम से उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर क्या कहता है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज देयर कंपोजिशन आफ्टर देयर क्या रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जो है अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करता है, कब, रिएक्शन के बाद। यानी ऐसा नहीं कि जब कैटलिस्ट शुरुआत में जब कैटलिस्ट को लाया गया तो कैटलिस्ट का वेट 5 मिलीग्राम था और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब कैटलिस्ट का वेट 2 ग्राम बच जाएगा या 2 मिलीग्राम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कैटलिस्ट के क्वांटिटी और क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले कैटलिस्ट का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी, जब कैटलिस्ट का लिखेंगे 9 गो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और है, लिखवा देता हूं, जल्दी नोट कीजिए। चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, 9th के बाद प्रॉपर्टी लिखिएगा। लिखेंगे 9th हो गया, 10th प्रॉपर्टी लिखिएगा, लिखेंगे कि द कैटलिस्ट वर्क्स ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वर्क्स ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट का अगर इफेक्शन देखना है, इफेक्ट देखना है, तो सबसे ज्यादा कैटलिस्ट किस रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। और ऑप्टिमम से ज्यादा कर दोगे तो फिर कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी मतलब उसको काम करने की क्षमता क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए कैटलिस्ट जो होगा ऑलवेज वर्क जो काम करेगा कहां पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करेगा। तो ये टोटल 9 से 10 है, आप याद रखिएगा। बस यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, जो पूछता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को शुरुआत नहीं करेगा, डेल्टा एच को क्या करता है, डेल्टा जी को चेंज नहीं करेगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी से क्या करेगा, करता है बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट पूछा हुआ है, 5 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, आगे हम लोग काम करेंगे, मिटाते हैं। चलो देखो, लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो तो जरा सा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दो, चाहे इंपॉर्टेंट टर्म कर दो, कोई मतलब नहीं है, या नोट करके लिखो, नोट करके। लिखेंगे नोट करके लिख लो, नोट करके, नोट पहला, द कैटलिस्ट टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जेलियस इन 1835 में, ठीक है। दूसरा चीज लिखिएगा, प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर, प्रमोटर का मतलब प्रमोट करने वाला, है ना। ये एक ऐसा सब्सटेंस है
जो कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा कि तू जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दो, बढ़ा दो या घटा दो। लिखेंगे इट इज द सबस्टांसेज which promote the catalyst to increase the rate of reaction by lowering एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। क्या करेगा ये कि प्रमोटर क्या है, प्रमोटर कैटलिस्ट नहीं है बल्कि कैटलिस्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है कि तुम क्या करो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाओ, किसके वजह से, बाय द एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, है ना। तीसरा लिखेंगे हम लोग, प्रमोटर हो गया, इनहिबिटर लिख लेंगे, इनहिबिट का मतलब क्या था, रोकना। इनहिबिटर का मतलब बाधक पहुंचाने वाला, ठीक ना। तो क्या करता है, इट इज द सबस्टांसेज विच क्या inhibit the catalyst to decrease the rate of reaction by increasing एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, ताकि क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। इनहिबिटर का जैसे मान लो कि जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे पहले जैसे मान लो कि तुम्हारा पढ़ते पढ़ते लाइन कट गया तो तुम्हारा पढ़ाई रुक जाए ना। तो वहां पर क्या होगा कि पढ़ाई रुक जाएगी, बिजली क्या है, लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा कैटलिस्ट हो जाएगा। और बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, वहां से लाइन कट कर दिए, तो जो लाइन कट किया उसको बोलेंगे इनहिबिटर, ठीक है ना। क्योंकि लाइन था तो आप पढ़ रहे थे और लाइन कट गया तो अचानक पढ़ाई बंद हो गई। मतलब कि इनहिबिटर एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि कैटलिस्ट की क्या करता है, इनहिबिट द कैटलिस्ट टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो प्रमोटर हो गया, इनहिबिटर हो गया, और एक दो पॉइंट लिख लेंगे, मिटाएं इसको। चलो नोट नंबर 3 में लिखिएगा, नोट नंबर 3 में लिखिएगा पॉइजन क्या होता है। एनसीईआरटी में सब टर्म दिया हुआ है, टर्म तो बहुत सारे रिलेटेड है, लेकिन जो एनसीईआरटी रिकमेंड किया है, जो पूछता है उसी को लिखना है हम लोग को, ठीक ना। लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट चौथा टर्म लिखिएगा, पॉइजन क्या होता है। पॉइजन का नाम सुने होइएगा, पॉइजन का नाम होता है जहर, जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ही मार देता है। यानी कि मान लीजिए हम कुछ, मान लो कि मैं कैटलिस्ट हूं और मैं ही अगर मार दिया जाऊं किसी भी सबस्टेंस के द्वारा, तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉइजन बोला जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज द सबस्टेंसेस which kills the activity of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एक्टिविटी को जो मार दे, है ना। अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की या घटाने की, तो कैटलिस्ट को ही एक्टिविटी को जब मार देगा तो कैटलिस्ट रह करके भी कोई काम नहीं करेगा। उसी टर्म को क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। इट इज द सबस्टेंसेस व्हिच किल्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट is called poison। लिखेंगे पांचवा में लिखेगा पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है। ये लोग इसको टाइप में भी बताता है कि कैटलिस्ट दो प्रकार का, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो टाइप में मेनली हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं नोट में लिखवा देता हूँ, प्लस है यहाँ पर भी, मतलब जो पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा,
बोलेगा कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लिखेंगे द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, आपका घट जाएगा, यही ना। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, लो करेगा। लिखेंगे द पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। छठा पॉइंट लिखिएगा निगेटिव कैटलिस्ट। ये क्या करेगा बताओ, द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट का क्या करेगा, निगेटिव के लिए क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। कब कराएगा, लिखेंगे निगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये था कुछ नोटवर्दी पॉइंट, इसको नोट करना जरूरी था, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैटालिसिस प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कैटलिस्ट के टाइप्स देखेंगे और उनके प्रोसेस को देखेंगे। जल्दी नोट कीजिए इसको, चलिए नोट कीजिए फटाफट। हो गया। लिखेंगे टाइप ऑफ कैटलिस्ट के बारे में, लिखिएगा यहां पर टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस प्रोसेस। देखो यहां पर कैटालिसिस का मतलब होता है वैसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट क्या हो, प्रेजेंट हो। यानी कैटलिस्ट की वजह से अगर कोई प्रोसेस होगा तो उसको बोलेंगे कैटालिसिस प्रोसेस। ठीक है। तो यहां पर लिख लो सबसे पहले, अगर ज्यादा दिक्कत है तो पहले लिख लो यहां पर there are two types of कैटलिस्ट। ठीक है ना, कौन कौन याद रखिएगा। कैटलिस्ट एक होगा मेरा, ए में पढ़ेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है ना। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग बी में लिखेगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है। तो बारी बारी देखते हैं हम लोग क्या होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, क्या होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है। फिर इनके एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलो बता दें इसको, नोट करो जल्दी से। लिखेंगे सबसे पहला होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, लिखिएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है। ए में हमारा है होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होगा। ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है बाबा, आपको पढ़ लिएगा। होमो का मतलब होता है सेम होता है, ठीक है। और कैटलिस्ट का मतलब आप लोग समझते ही हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या कहता है कि वैसा कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का और कैटलिस्ट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए है और प्लस बी है और बनता है सी प्लस क्या डी बनता है। और हमने यहाँ पर CAT कैट मीन्स बिल्ली मत पढ़ लीजिए, CAT कैट मीन्स कैटलिस्ट। ठीक ना। हमने यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, कोई एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, वो मेरा क्या है कैटलिस्ट है। कहता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी हमारा क्या है गैसियस स्टेट में है, और ये भी हमारा क्या है गैसियस स्टेट में है।
प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट आपका लिक्विड है, गैसियस है, सॉलिड है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट हो सकता है कि गैसियस बने, प्रोडक्ट हो सकता है कि सॉलिड बने, प्रोडक्ट हो सकता है कि लिक्विड स्टेट में आए, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको है कि कैटलिस्ट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट सेम है कि नहीं। वैसा कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट अगर सेम हो जाए या यूं कहे सिंगल फिजिकल स्टेट में पाया जाए, तो ऐसे कैटलिस्ट को, इस कैटलिस्ट को बोला जाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। और इंटायर जो रिएक्शन होगा या इंटायर जो प्रोसेस होगा, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर हो गया। वैसा केमिकल प्रोसेस या वैसा कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट मॉलिक्यूल के फिजिकल स्टेट अगर सेम हो जाए, तो वैसे कैटलिस्ट को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और पूरा प्रोसेस, पूरा रिएक्शन जो कहलाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस रिएक्शन में, हाइपोथेटिकल रिएक्शन में ए और बी हमारा रिएक्टेंट है और दोनों का फिजिकल स्टेट गैसियस में, नीचे में जीजी लिखा हुआ मतलब गैस हो गया। कैटलिस्ट यहाँ पर एक्स इस्तेमाल किया और ए भी कैसा है, गैसियस स्टेट में है, यानी कि रिएक्टेंट भी गैसियस, कैटलिस्ट भी गैसियस है, तो ये पूरा रिएक्शन कहलाएगा होमोजेनियस कैटालिसिस और कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजेनियस कैटालिस्ट। क्लियर है, लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल प्रोसेस कर दो, द केमिकल प्रोसेस in which reactant molecule and catalyst molecule are found in same physical state, then the catalyst is called homogeneous catalyst, and this process is called homogeneous कैटालिसिस। आई भाषण में कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट, एंड प्रोसेस को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्टिक पर जाएंगे। हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे सुनते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल बहुत सारे लिखेंगे, बस इसका डिफिनीशन को थोड़ा सा रिएक्शन से दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर ए है, बगल में मैंने जी लिख दिया कोष्ट में, एंड ए रिएक्टेंट है, गैसियस स्टेट हो गया, है ना, प्लस में बी हो गया, ये भी मेरा गैसियस हो गया, और यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया। मान लो कि हमने एक्स को कैटलिस्ट मान लिया, एक्स भी किस में है, यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ कैटलिस्ट एक्स है, और ये भी किस में है, गैसियस स्टेट में। प्रोडक्ट आपका कुछ भी बने, सी प्लस डी बने, चाहे वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसका कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। इस प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दीज ऑल आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट कैसा हो जाए, जब सेम हो जाए या सिंगल फेज में लाई करे। सिंगल बोलने का मतलब ये भी गैस में है और ये भी गैस में, सिर्फ एक फेज को, गैसियस फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट, और पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस। क्लियर है, नोट कीजिए। फिर लिखेंगे, इनके डिटेल पढ़ेंगे इस एग्जांपल के बारे में। चलिए मिटा दो, चलो देखो एग्जाम्पल याद रखिएगा।
एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। अब बोर्ड में क्वेश्चन बनता है यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप का पूछ देगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या अंतर है, तो दोनों का डिफिनीशन और दोनों में दो दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बस हो जाएगा, है ना। लिखेंगे, लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। कौन कौन एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल लिखिएगा कन्वर्सन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड into SO3 in lead chamber process। लीड चैम्बर एक प्रोसेस होता है, पढ़ेंगे हम लोग जब बी ब्लॉक पढ़ा जाएगा तो ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ा जाएगा कि लीड चैम्बर प्रोसेस क्या है। इस बार बिहार में क्वेश्चन भी पूछा था लीड चैम्बर प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, इन लीड चैम्बर प्रोसेस जो होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 होता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लीड चैम्बर से क्या बनाते हैं, लीड चैम्बर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो जो सेकेंड वाला जो स्टेप होता है ना, वो कहता है कि SO2 को जब O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, किसका, NO के प्रेजेंस में, तो ये बनता है 2SO3। देखो तो यहाँ पर SO2 किसमें तब्दील हो गया, SO3 में। SO2 कैसा है, गैसियस है, O2 कैसा है, गैसियस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैसा है, गैसियस है, ठीक ना। तो ये हमारा ये जो मेरा कैटलिस्ट हुआ, इस कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और ये पूरा रिएक्शन प्रोसेस क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटालिसिस। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, मेरा गैस है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया, है ना। और ये आपका इधर प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट भी यहाँ पर मेरा क्या है, गैसियस है। तो प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से मतलब नहीं है, मतलब किससे हमको, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट भी किस में, गैस में, और रिएक्टेंट भी किस में, गैस में, ठीक है। चलिए, हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मिटाएं इसको। चल, दूसरा एग्जांपल लिखिएगा इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। क्या होगा दूसरा एग्जांपल, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर की बात करेंगे, लिखेंगे इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, या इसी को कोई कोई लोग ऐसे भी बोलता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद क्या, वाटर होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है, पता तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता, पहले तो लिख लो यहाँ पर स्टार दे करके कि इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर होता क्या है। इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर होता क्या, कैन शुगर लिखेंगे when can sugar get react with water molecule H2O in the presence of catalyst H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट कौन सा, H2SO4, then it leads the formation of one molecule of glucose and one molecule of fructose. This is called inversion of can sugar. Inversion of
कैन शुगर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर। तो सीबीएसई बोर्ड में पूछता है 1 नंबर में डिफाइन इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, तो सिर्फ डिफिनीशन लिखना है और यहाँ पर इक्वेशन लिखना है। तो इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर हो गया कि क्या, जब कैन शुगर को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो कहता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है और एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, फ्रुक्टोज बनता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। नोट कीजिए, इसका केमिकल इक्वेशन देखते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखिए, इसका रिएक्शन देखिए जरा सा, है ना। ये सब होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल होने वाला है, ठीक है ना। देखिए कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्शन देख लेना यहाँ पर C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है, कैन शुगर चीनी को बोलते हैं। और हमने इसका रिएक्शन करवा किसके साथ, H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में करवाया मैंने, H2SO4 के साथ करवाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक को बोलेंगे ग्लूकोज और दूसरे को बोलेंगे फ्रुक्टोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना, एक मॉलिक्यूल क्या बना, फ्रुक्टोज बना, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होता है, जिनका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो उनको आइसोमर बोलाता है, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज बोलेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पर H2SO4 जो है ये किस फॉर्मेट में रहता है, ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा, एक्वस, AQ का मतलब एक्वस हो गया। H2O किस में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड बोलो या तुम एक्वस बोलो। और यहाँ पर कैन शुगर किस में रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहता है, AQ। तो ये भी हमारा एक्वस, H2O भी मेरा एक्वस, यानी कि रिएक्टेंट क्या हो गया, एक्वस यानी लिक्विड फेज में, और H2SO4 भी क्या है, लिक्विड। तो ये H2SO4 क्या हो गया, तुम्हारा कैटलिस्ट हो गया, है ना, एक्वस फेज में। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट, और ये हमारा कैटलिस्ट हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में। तो प्रोडक्ट चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से और कैटलिस्ट मॉलिक्यूल। तो इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर होमोजेनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल है, इसलिए कि कैन शुगर भी एक्वस फॉर्म में, वाटर भी हमारा एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और H2SO4 जो कैटलिस्ट है वो भी हमारा एक्वस फॉर्म में। इस रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट, और पूरा प्रोसेस क्या लाएगा, क्या, होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ठीक ना। नोट कीजिए इसको। तीसरा जो होगा मेरा, तीसरा जो एग्जांपल होगा उसको लिखेंगे हम लोग। तीसरा लिखेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, या हम लोग इसको बोलते हैं मिथाइल ईथर, ठीक ना, ईस्टर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, ईस्टर है। एसीटेट किसमें लिखा जाता है, मिथाइल ACTAT, मिथाइल एसीटेट। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का होमोजेनियस कैटालिसिस है ना। लिखेंगे इन दिस रिएक्शन ईस्टर गेट रिएक्ट with water to give acid and alcohol, acid and alcohol, ठीक ना। अब देखो एग्जांपल, रिएक्शन देखो, CH3COO इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं, मिथाइल, RCOOR है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप में रिप्रेजेंट करता है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। ये किस में पाया जाता है, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, प्लस वाटर प्रेजेंट है, ये हमारा क्या, लिक्विड फॉर्म में है, LIQ लिख दिया, लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पर जो हम लोग ने कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया वो क्या होता है, HCl होता है, ये भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। तो क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड बनाता है, और CH3OH बनाता है। दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल,
दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो ये तेरा हो गया प्रोडक्ट हो गए, यहां पर तेरे पास ये हमारा कैटलिस्ट हो गए, और ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए। तो जरा देख, तो यहां पर देख, रिएक्टेंट एक्वस एक्वस में, तो रिएक्टेंट हो गया और कैटलिस्ट भी क्या है, एक्वस फेज में है। तो इस कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट, और पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कैटालिसिस। तो ये जो था हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, और इनके एग्जांपल क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, और एक बताया था लीड चैम्बर प्रोसेस में कन्वर्सन ऑफ SO2 किसमें, SO3 में। क्लियर हो गया। चलो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में, नोट कीजिए जल्दी। हो गया। चलो अभी थोड़ा टाइम का पंगा चल रहा है, ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री का लेक्चर थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक ना। मंडे से कंटिन्यूअस हो जाएगा, मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक ना। संडे को गैप मिल जाएगा थोड़ा सा, तो संडे को एक दो लेक्चर बना लेंगे, तो फिर आपका मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, है ना। चलिए दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। बी में क्या था, बी में था हम लोग का हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है बाबा, डिफरेंट होता है। देखेंगे, द केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस इन विच फिजिकल state of reactant and catalyst molecule are in different phases, then the catalyst is called heterogeneous catalyst, and this process is called heterogeneous कैटालिसिस। नोट कीजिए, क्या मैंने बोला, वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, सेम नहीं होगा, आर इन डिफरेंट फेजेस। देन द कैटलिस्ट जो इस्तेमाल करेंगे उस कैटलिस्ट को बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, और प्रोसेस जो कहलाएगा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहलाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर से समझा सकते हो, एग्जांपल देंगे बाद में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल से। मान लो कि यहाँ पर ए है प्लस यहाँ पर क्या है, बी है ना, और ये बनता है प्रोडक्ट सी प्लस क्या बनता है, डी। यहाँ पर CAT कैटलिस्ट होता है, एक्स कोई कैटलिस्ट ले लिया, है ना। ये दोनों हो, मान लो कि ये हमारा गैस है, ये भी हमारा क्या है, गैस है, और ये मान लो कि सॉलिड स्टेट में, कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसियस में, कैटलिस्ट मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में, दोनों का फेज क्या होगा, अलग अलग हो गया। रिएक्टेंट गैस में है, कैटलिस्ट किस में है, सॉलिड में है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाएगा क्या, इस कैटलिस्ट को बोलेंगे हम लोग क्या, इस कैटलिस्ट को बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, है ना। और ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। दिस इज योर, ये आपका रिएक्टेंट है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट से मतलब है हम लोग को प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, तब तक इसको मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं इसमें।
कल का जो क्वेश्चन दिया था बन गया था? हैं? 2-3 स्टूडेंट मात्र भेजा हुआ है, बताओ कैसे काम चलेगा? आप लोग को लग रहा है कोचिंग खुलेगा तो जा करके तीर मार लेंगे, है ना? अभी कोई उम्मीद नहीं है ना? जैसा सिचुएशन लग रहा है इंडिया का, अभी कोई स्थिति परिस्थिति ऐसा नहीं है जो कि लग रहा है कि जुलाई में और अगस्त में कोचिंग आपका खुल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, कोई साइन नहीं लग रहा है ना? आप तो कोई बोलने लगा कि सितंबर से खुलेगा, ऐसा भी लोग बोल रहा है। खैर चलिए, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है नहीं पढ़ाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर तो नहीं डिपेंड करेगा, है कि नहीं? चलिए नोट कर लिए, चलो आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। पूरा लॉकडाउन का जो असली मजा है ना, तुम ही लोग लिया है ना, जम करके। गांव में तो कोरोना दिख ही नहीं रहा है ना, तो गांव में तो पूरा जम करके कूदता होगा, खेलता होगा, सब क्रिकेट है, ये है, वो है ना? हरियाली देखने को मिलता होगा, है ना? पूरा अपना हरी भरी वादियों में सब खोया हुआ है, खो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र भी है करने का, यही सब करने का भी यही चल रहा है तुम लोग का, है ना? जितना है करो जम करके, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट सामने आएगा है ना? चलो एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर। मैं भी बेकार की बातें करने लगता हूँ कभी कभी कभी, नहीं। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या कैटलिस्ट, जो बोलना है बोलिए। पहला लिखेंगे कन्वर्सन ऑफ SO2 टू SO3, कन्वर्सन ऑफ SO2 into SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखना किस प्रोसेस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक ना? लीड चैम्बर प्रोसेस में SO2 से SO3 में कन्वर्सन करते थे तो वो हमारा कहलाता था होमोजीनियस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 से SO3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहा जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। लीड चैम्बर प्रोसेस से भी हम लोग H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी हम लोग H2SO4 का ही फॉर्मेशन करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना? देखिएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, बस एक लाइन याद रखिएगा। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेशन, जो लिखे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। पढ़े होइएगा आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल देखो, मतलब रिएक्शन SO2 प्लस O2 ये बनता है SO3, है ना? 2SO2 यहाँ पर बोलते हैं 2SO3, है ना? बैलेंस कर रहा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होगा V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। ये जो होता है आपका किसमें? सॉलिड स्टेट में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में। और ये गैस है, ये दोनों किस में लाई करेगा? गैसियस में लाई करेगा। तो जरा सोचो तो, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और कैटलिस्ट क्या है? मेरा सॉलिड है। ये बन गया ना हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इस कैटलिस्ट को बोल देंगे क्या? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इसको बोल देंगे, नहीं बोल देंगे? चलो पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया फॉर्मेशन क्या होता है देखेंगे। द अमोनिया
इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, हेबर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण किया था, अमोनिया का फॉर्मेशन किया था, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ले लीजिएगा N2 प्लस 3H2 और ये बनता है क्या आपका 2NH3, है ना। नाइट्रोजन भी गैस है, ये भी मेरा गैस है। यहाँ पर आयरन जो होता है ये कैटलिस्ट होता है, क्या होता है, ये कैटलिस्ट होता है। और इसके नीचे में एक लिखते हैं मोलिब्डेनम, एमओ। ये मोलिब्डेनम क्या है, प्रोमोटर है, क्या होता है, प्रोमोटर होता है। तो आपको पता है आयरन कैसा स्टेट में रहता है, सॉलिड की गैस की लिक्विड, सॉलिड स्टेट में। आयरन जो होगा सॉलिड स्टेट में रहेगा, जबकि ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक ना। तो हैबर प्रोसेस, इस रिएक्शन को बोलते हैं हैबर प्रोसेस रिएक्शन। हैबर प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का। दिस इज कॉल्ड क्या, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, अमोनिया बोलते हैं। तो हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और हैबर प्रोसेस एक प्रकार का हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसियस में है और कैटलिस्ट आयरन है जो किसमें पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। और मोलिब्डेनम एमओ को बुलाता है प्रोमोटर, यानी कि ये क्या करेगा, आयरन की एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, बढ़ा देगा कि तुम जल्दी से रिएक्शन को कंप्लीट करवाओ, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा उठा दें। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, तीसरा लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, है ना। क्या होता है, यहाँ पर होता है CO प्लस H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और यहाँ पर ये बनता है क्या, Zn होता है। Zn क्या है, कैटलिस्ट होता है, ठीक ना। Zn क्या होता है, कैटलिस्ट होता है ना। ये आपका कैटलिस्ट होता है, ये किस में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, ये गैसियस स्टेट में। और क्या बनता है, CH3OH आपका बन जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपना बैलेंस कर लीजिएगा। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 3 और कितना 4। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हो जाएगा, ठीक ना। चौथा में लिखिएगा, इसके साथ और भी रहता है, Cr2O3 भी रहता है, लेकिन हमको कैटलिस्ट मतलब है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा लिखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, लिख लेना, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, एडिशन करवा देंगे। ध्यान यहाँ पर लिख देता हूं, दिखाई देगा ना, देखो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, H2 को ऐड करेंगे, H2 को, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, इधर लिख देता हूं मैं, वेजिटेबल घी बन जाता है। क्या बनता है, वेजिटेबल घी। ऑयल का मतलब तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, इसमें देखते हैं। और उसको उसमें हाइड्रोजन जब ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, निकेल पीटी के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वेजिटेबल घी बन जाता है। डालडा जो देखें, डालडा वो वेजिटेबल घी होता है। और ये तेल जो देखते हैं, जो खाते हैं हम लोग तेल, सरसों का तेल, वो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा। तो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, कैटलिस्ट कौन सा, ये हमारा कैसा है, कैटलिस्ट है, किस स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में। जनरली हमारा मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जितने भी होते हैं डी ब्लॉक को, सारे के सारे मेटल जितने भी होते हैं कैसे रहते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हो गया। और ये हमारा वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन क्या है मेरा, गैसियस फॉर्म में है। तो देखो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और यहाँ पर कैटलिस्ट किसमें, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, इसलिए हम बोल लेंगे क्या, हेट्रोजीनियस हो गया। जल्दी कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं मैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, कितना आ गया, पांचवा छठा होगा ना, जो भी होगा पांचवा या छठा जो है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। उसको कैसे हम लोग तोड़ देंगे, डिकम्पोज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हो गया H2O2 हो गया, और इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना, किसके प्रेजेंस में? Pt के प्रेजेंस में। Pt क्या मेरा? प्लैटिनम। कैसा स्टेट में हो जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होगा? लिक्विड फेज में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है। जब ये टूटेगा तो बनता है H2O प्लस, क्या बन जाता है? हाफ O2 में टूट जाएगा। ठीक है ना? बोलेगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होमोजीनियस कहा है कि हेट्रोजीनियस का। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए क्या? बोलो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस करिए आप। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इसको। आगे बढ़े, चलो छठा लिख लेना। छठा लिख लीजिएगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग बोलने का मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे लार्ज क्वांटिटी में उसको प्रिपेयर करना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? HNO3 होता है। तो जब कहता है किसका केमिकल रिएक्शन, देख लो यहाँ पर, यहाँ पर इक्वेशन होता है NH3 होता है 4NH3, और यहाँ पर 5O2 होता है, इस तरह से, है ना। और ये हमारा बनता है क्या? HNO3। ठीक है, देख लो, ये हमारे पास प्लैटिनम हो गया। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है? Pt। ये किस फेज में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। अमोनिया क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। ठीक ना? तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, अमोनिया बन जाता है। क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो दोस्तों, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस में है, और कैटलिस्ट क्या है मेरा? कैटलिस्ट कौन सा? सॉलिड स्टेट में है। तो कैटलिस्ट कैसा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप ऑफ कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस प्रोसेस, होमोजीनियस और क्या? हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, अगला लेक्चर में क्या हो जाएगा कि हम लोग का कैटलिस्ट खत्म हो जाएगा, इंजाइम भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो आज की कहानी यहीं तक। मन लगा के पढ़ते रहिए भाई लोग आप लोग। ठीक है ना? नहीं मन से पढ़िएगा तो फिर हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगा। ठीक ना? जितना मेहनत आदमी कर रहा है, आप उसके रिस्पेक्ट में, आज मैंने 2-4 लड़कों को फोन किया था, है ना, उनमें से कोई लड़का बोल रहा है कि हम इस काम में बिजी थे, तो हम उस काम में बिजी थे, ऐसे से एक्सक्यूज बना रहे थे। वो सब जो है एक्सक्यूज जो काम नहीं करेगा, है ना, लास्ट में आप लोग एकदम माइंड आपका डिप्रेशन में आ जाएगा कि अब इतना कम समय है, अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है ना? जो भी टाइम मिल रहा है मेरे भाई, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक ना? पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। गांव घर में है, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत घरेलू काम होंगे, आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है। बस आपको करना है कि 24 घंटे के अंदर में तीनों लेक्चर को जैसे कंप्लीट हो उसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक ना? कैटलिस्ट के बारे में और थोड़ा बहुत चर्चा होगा, इसके बाद एंजाइम लग जाएगा, एक लेक्चर एंजाइम में लग जाएगा आपका, है ना। ठीक, मिलते हैं।